देखिए, आज जो हम लोग का टॉपिक प्रारंभ हो रहा है पॉलिटी में, उसमें हम लोग पढ़ेंगे राज्य का पुनर्गठन। तो राज्य का पुनर्गठन जानने से पहले पहले इसके इतिहास को समझिए। जैसा कि हम लोग संवैधानिक विकास में पढ़ चुके हैं कि जिस समय हम लोग का 1947 भारत स्वतंत्रता अधिनियम लाया गया था, उस समय हम लोग को देश में कुछ शर्तें ला गई थी, क्योंकि उस समय हमारे देश के ऊपर जो हो रहा था, ये ब्रिटिश का शासन चल रहा था। तो जब हमारे स्वतंत्रता की घोषणा कर दी जा रही थी, तो उस समय यह बात रखी गई थी संविधान सभा में कि जो अगर आप देसी रियासतें भी का शासन चल रहा था, देसी रियासतें करने का मतलब जो स्वतंत्र रूप से राजा महाराजा रहते थे उसका भी शासन चल रहा था। दूसरा नंबर, ब्रिटिश प्रांत जिसके ऊपर ब्रिटिश का शासन था वो भी चल रहा था, और चीफ कमिश्नर का भी शासन चल रहा था, बताया गया था आप लोगों का। तो कहने का सेंस था, तो उस समय एक बात रखी गई कि जब हमारा देश आजाद होगा, तो आजाद होने के बाद क्या होगा, भारत दो भागों में विभाजित हो जा रहा था। एक पाकिस्तान अलग हो जा रहा था और एक हिंदुस्तान या इंडिया अलग हो रहा था। तो उस समय देसी रियासतों को पास एक बात रखी गई कि जो देसी रियासत भारत के साथ आना चाहते हैं आ सकते हैं, जो पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं जा सकते हैं, और जो स्वतंत्र रहना चाहते हैं वो रह सकते हैं। ये तीन शर्तें वहां पर रखी गई थी। तो ये तीन शर्तों के अनुसार जो अपनी जिस प्रकार से जिनकी मंशा थी उन्होंने वैसा काम किया। कुछ लोगों ने अपना देसी रियासतें जो थी वो चले गए पाकिस्तान के साथ, कुछ लोग भारत के साथ ही रहना पसंद किए, और कुछ स्वतंत्र रहना पसंद किए। ये तीन अवस्थाएं आई। तब जाकर के जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ, तो स्वतंत्रता होने का मतलब क्या हुआ, उसकी शासन व्यवस्था किस प्रकार से चले। तो ऐसा तो नहीं है जब शासन व्यवस्था जब बनेगा तो नियम सबके लिए अलग अलग नहीं बनेगा। तो सबके जब समान नियम बनेगा तो सबको एकजुट में कड़ी को बांधना पड़ेगा। लेकिन उस समय हमारे देश की स्थिति ऐसी नहीं थी। क्यों? क्योंकि हमारे देश में कुछ इंडिपेंडेंट रहना चाह रहे थे, कुछ ब्रिटिश शासन के अधीन में जो थे तो वो रह रहे थे, और कुछ चीफ कमिश्नर के अधीन में रहे थे। तो उस समय सबसे बड़ी समस्या देश के पास आई कि सबको एकजुट में कैसे लाया जाए, सबको एक अखंड भारत कैसे बनाया जाए। उस अखंड भारत को बनाने के लिए हमारे जो मंत्री परिषद जो बना हुआ था उस समय 1947 स्वतंत्रता के अधिनियम के तहत, तो उन्होंने उस समय गृह मंत्री का जो पोस्ट मिला था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया गया था। और वो एक दूरदर्शी व्यक्ति थे। उन्होंने सोचा, जब गृह मंत्रालय उनको दिया गया, तो सबसे पहले आई देश की सुरक्षा की बात। इसलिए कि अगर सपोज करो कि सब अलग अलग अगर एकजुट में नहीं रहेंगे, देसी रियासतें, विदेशी प्रांत कमिश्नर्स, और जो हमारा भाग जो देश स्वतंत्र कर दिया गया, तब उस कंडीशन में क्या होगा, सब मनमानी करना लगेगा। सपोज दैट कि अगर किसी को कंट्रोलर नहीं बनाया जाएगा तो वो अपना तरीका से बात मानेगा, वो अपना तरीका से बात मानेगा, वो अपना तरीका से, हर लोग अलग अलग तरीका से बात मानेंगे। तो उस समय हमारे देश को सुचारू रूप से चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए हम जो कंडीशन थी कि जो देसी रियासतें थे, उस देसी रियासतों में कुछ भाग लगभग 600, आगे बताएंगे, लगभग जो होता है 600 में से लगभग अलग 550 देसी रियासत जो थे वो भारत के साथ आ गए, और कुछ देसी रियासतें जो थे पाकिस्तान के साथ चले गए। उन देसी रियासतों में 3 देसी रियासत ऐसे थे जिसमें सबसे पहले नाम आता है जम्मू कश्मीर का, ठीक, दूसरा हैदराबाद का, और तीसरा जूनागढ़ का। ये 3 ऐसे थे जो भारत के साथ रहने के बावजूद भी चाहते थे कि मेरे ऊपर भारत सरकार का कोई नियम कानून नहीं लगे, हम पूरी तरह स्वतंत्र अपना साम्राज्य बनाएं। तो उस तरह तो हो नहीं सकता था। तो इसे मिलाने की जिम्मेवारी, मतलब किस प्रकार भारत के साथ इन्हें मिलाया जाए, इसकी जिम्मेवारी सरदार वल्लभ भाई पटेल को सौंपा गया। क्यों? क्योंकि उसी समय वो भारत के क्या थे, गृह मंत्री के पोस्ट मिला था उनको। तो जब आया तो उनके सलाहकार के रूप में एक और व्यक्ति भी शामिल हुए थे जिनका नाम था वीपी मेनन। वीपी मेनन का बहुत बड़ा योगदान है ये हमारे देसी रियासतों को एक साथ मिलाने में। तो वही बात को हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो जैसा कि आपका लिखा गया है कि देसी रियासतों को भारत में सम्मिलित करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल के नियंत्रण नेतृत्व में रियासती मंत्रालय बनाया गया।
रियासती मंत्रालय कहने का मतलब आपको जैसे बताएं कि भारत में कुछ ऐसी रियासतें थे जो स्वतंत्र रहना चाहते थे, और जब तक वो स्वतंत्र रहते तब तक हमारे देश में एक खंड शासन व्यवस्था नहीं चल सकती थी। तो इसीलिए लगा कि नहीं, इन्हें मिलाने के लिए एक मंत्रालय बनाना चाहिए। उस मंत्रालय का नाम क्या रखा गया? अरे बोला जाए, मंत्रालय का नाम रियासती मंत्रालय रखा गया। और उस रियासती मंत्रालय का जो जिम्मेवारी था वो किसे सौंपा गया? आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और उनकी सहायता के लिए एक और व्यक्ति का नाम नहीं भूलिएगा, वीपी मेनन। ये दोनों व्यक्ति का बहुत बड़ा योगदान है हमारे देशी रियासतों को मिलाने में। तो उसी वजह से अभी जो वर्तमान में भारत को किस नाम से जाना जाता है? राज्यों का संघ। वो हमारे संविधान के अनुच्छेद 1 में वर्णित किया गया है। अनुच्छेद में भी, ठीक है, भाग 1 अनुच्छेद 1। जैसा कि हम लोग जानते हैं हमारे संविधान में टोटल कुल कितना अनुच्छेद बताया गया है? 395। उस 395 के अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक में इसी के बारे में बताया गया है आपका। तो बताया गया है, तो उसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो भारत को किस नाम से जाना जाता है? राज्यों का संघ। तो वर्तमान में अभी देखिए, ये 28 और 29 का कहानी समझ लीजिए, क्योंकि ये बहुत सारे स्टूडेंट का कंफ्यूजन सभी को होता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारत में राज्यों की संख्या आपका 28 है, लेकिन 29वां राज्य बनने वाला जो था राज्य तेलंगाना था। तेलंगाना था। तो बोलेंगे सर कि तेलंगाना राज्य तो बन गया, 29 तो हुआ कि नहीं? क्यों? क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं जम्मू कश्मीर से 370 आर्टिकल हटने के बाद पहले वो राज्य था, अब वो राज्य से बन गया केंद्र शासित। तो पहले जहां जम्मू कश्मीर जो राज्य का भाग था वो हट गया, तो 29 से घट के कितना आ गया? फिर 28 हो गया। और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 7 से होगी बढ़ के कितनी हो गई? 8 बढ़ गई। ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में, अभी वर्तमान में राज्यों की कुल संख्या कितनी होगी? 28, और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8। ये नहीं दिमाग से हटना चाहिए। तो 29 और 28 का कंफ्यूजन नहीं होगा अब? ठीक है। तो हम लोग देशी रियासतों पर आ रहे थे, उसकी आगे कड़ी में आएंगे। तो वही बात जो बताया गया, जिस समय हमारा देश जब स्वतंत्र हो गया तो देशी रियासतों को जब मिलाने की बात आ गई तो उसकी जिम्मेवारी किसको सौंपा गया? सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन को। तो एग्जाम में अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं नाम दिया रहेगा और वीपी मेनन रहेगा तो वीपी मेनन मार दीजिएगा। समझ में आई बात? न तो दिमाग में रहेगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो वही लिखा गया है, स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व हमारा जो भारतीय राज्य था 2 वर्गों में विभक्त था। मुख्य रूप से 2 वर्गों में विभक्त था। एक आपका था ब्रिटिश प्रांत, जिसके ऊपर ब्रिटिश का शासन चल रहा था, और एक था देशी रियासत, जिसके ऊपर देशी रियासत मतलब ब्रिटिश का शासन नहीं चलता था। राजा महाराजे अपने शासन चलाते थे, लेकिन उसका कर टैक्स ब्रिटिश को देना पड़ता था। और उसी ब्रिटिश शासन के अंतर्गत चीफ कमिश्नर 4 जो आपको बताए थे वो चल रहे थे। तो मुख्य रूप से स्वतंत्रता के पूर्व जो हमारा देश मुख्य रूप से 2 तरह से शासन व्यवस्था चल रही थी। एक व्यवस्था किसके तरफ चल रही थी? ब्रिटिश भारत के अंतर्गत। और दूसरी व्यवस्था कहां पर चल रही थी? देशी रियासत के तहत चल रही थी। और ब्रिटिश भारत में कुल कितने प्रांत बताए गए थे? 9 प्रांत बताए गए थे। और जबकि देशी रियासतों की संख्या 600 थी। मतलब जिस समय देश की आजादी से पहले देशी रियासतों की अगर संख्या पूछा जाए तो टोटल कितना था? 600। और 600 में कुछ भाग पाकिस्तान के साथ चले गए, जिसके कारण, जिसमें से वही बोला गया है 542 को छोड़कर शेष पाकिस्तान में शामिल हो गए। तो टोटल था देशी रियासतों की संख्या 600, 542 भारत के साथ आ गए। तो गए कितने उनके साथ? 58, लगभग 58 देशी रियासतें वहीं पर चले गए। तो बोला गया शामिल हो गए, जबकि 542 देशी रियासतें जो भारत के साथ रहे, उसमें से 3 जो था भारत में शामिल नहीं होना चाह रहा था। और एग्जामिनर इस तीनों का नाम पूछता है, याद रखिएगा। पहला कौन था?
जूनागढ़ जो पड़ता है गुजरात में, कहां पड़ता है? गुजरात में। ये तो हैदराबाद आप जानते हैं। फिर एक जम्मू कश्मीर। तीन ऐसे भाग थे जो भारत में विलय नहीं होना चाह रहे थे देश आजादी के बाद, तो इन तीनों को विलय कराया गया। जूनागढ़ जो गुजरात में बनता था वो सामूहिक जनमत के आधार पर, मतलब सर्वसम्मति से। मतलब क्या हुआ, अब इसमें भी देखिए क्या होता। सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या थे, वो देश को एक खंड भारत बनाने के लिए वो हर बुद्धि अपनाते थे, साम दाम दंड भेद। तो ऐसा माना जाता है कि देखो जूनागढ़ में जब राजाओं का शासन चल रहा था तो उसे देखिए क्या होता है, सबसे पहली बात आती है सुरक्षा की। तो सुरक्षा कौन देगा? तो देखिए सुरक्षा देंगे, सुविधाएं देंगे, व्यापार। जैसा कि आप लोग जानते हैं गुजरात में व्यापार का केंद्र बहुत ज्यादा था क्योंकि समुद्र तट के किनारे में बसे हुए थे, तो व्यापार की सुरक्षा पहली प्राथमिकता थी। तो सरदार पटेल ने उनके सामने बहुत सारी बातें और सुविधाएं रखी और तब वो राजी हुए। तो बोले कि हम तो कुछ भाग राजी हो रहे थे, कुछ भाग जूनागढ़ का नहीं राजी हो रहे थे। तब वहां पर जनमत कराया गया कि ठीक है जितना हो उनमें वोटिंग कराया जाए, जिसका मेजोरिटी हाँ या ना, मतलब जो अगर ज्यादा वोटिंग जाने वाला का मिलेगा तो भारत के साथ सम्मिलित हो जाएंगे और नहीं जाने वाला रहेगा तो स्वतंत्र रहेंगे। तो वोटिंग ज्यादा हुआ तो जूनागढ़ का वोटिंग मतलब भारत का फेवर में गया, तो इसीलिए जूनागढ़ को कहां शामिल कर लिया गया? भारत में अभिन्न अंग मिला लिया। अब हैदराबाद की बात आई है। हैदराबाद में नव निजाम का शासन चल रहा था, तो हैदराबाद स्वतंत्र था। तो वहां पर जब उन्होंने बात शांतिपूर्वक नहीं समझी तो ये सैन्य शक्ति का प्रयोग करके बलपूर्वक ये हैदराबाद को भारत के अंग में मिला लिया गया। यहां तक तो ठीक आई। सबसे बड़ी समस्या आई जम्मू कश्मीर का। जैसा कि जानते हैं कि जम्मू कश्मीर एकदम पीक पाकिस्तान से सटा हुआ भाग है, तो क्या हुआ वहां पर भी राजाओं का ही शासन चल रहा था। तो वहां पर सबसे बड़ा क्या था, पाकिस्तानी उपद्रवियों का, मतलब हमेशा आते थे, हमला करते थे, अत्याचार करते थे, लूट खसोट करके चले जाते थे। तो शुरू में तो क्या जम्मू कश्मीर लोग चाह स्वतंत्र, तो लेकिन वो इतनी त्रस्त हो गए कि वो उनको झेल नहीं पा रहे थे। मोटी भाषा में हमेशा जब आए, सपोज करो आपके घर का संपत्ति है, लूट के ले जाएं, फिर आए ले जाएं, माने सुरक्षा की दृष्टि से वो असहयोग मत असहमत फीलिंग कर रहे थे। तब लास्ट में विपत होकर वो विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। इसीलिए हम लोग का 370 जो चल रहा था 2014 से पहले तक, 370 का पास हुआ कानून 19 में ना, 2019 में कब हटा? 2019 में ही हटा होगा। तो उस समय जब तक क्या हो रहा था, वो विलय पत्र पर किया गया था। ठीक है, वहां की शासन व्यवस्था, वहां के लिए एक अपना संविधान और तरीका होगा जो अनुच्छेद 370 में मेंशन कर दिया गया था। उस पर भारत सरकार अधिनियम जो है 1947 लागू नहीं हो रहा था, वो वहां पर अपने तरीका से शासन कर रहे थे। तो जब 2019 आई तब वहां से 370 को हटा करके अब भारत का जो नियम व्यवस्था है तब लागू हो गया। तो वही जो विलय पत्र पर जो प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हस्ताक्षर किए थे वहां के राजा के साथ, यही था कि वहां पर भारत की शासन व्यवस्था लागू नहीं होगा जम्मू कश्मीर में। तभी वो राजी हुए थे कि ठीक है अब हम भारत का विलय में अंग बन के रहेंगे, लेकिन यहां का नियम कानून नहीं लगेगा वहां पर। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी थी जिसको प्राइम मिनिस्टर 2019 में अनुच्छेद 370 को हटा दिए, जिसके कारण अब वो भारत का अंग बन गया। और वही कारण है कि जम्मू कश्मीर जो पहले राज्य था वो बाद में केंद्र शासित राज्य बन गया। इसीलिए जो हमारे राज्यों की संख्या जो 29वां राज्य तेलंगाना था, बना 29वां राज्य तेलंगाना, लेकिन राज्यों की संख्या अब रह गई, जम्मू कश्मीर हट गया तो अब बन गया कितना, 28 बन गया। केंद्र शासित की संख्या 7 थी, वहां बन गया 8, जो वर्तमान में जम्मू कश्मीर का राज्यपाल मनोज सिन्हा है। ठीक है, याद रखिएगा बात। तो ये जो हुआ देशी रियासतों को मिलाने की बात समझ में आई, कैसे मिलाया गया? तो इसमें 3 जो विवाद जो हो रहा था वो 3 देशी रियासत कौन कौन थे, नाम बताओ? जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। इसको भारत के साथ मिलाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई? सरदार वल्लभ भाई पटेल और एक व्यक्ति का नाम वीपी मेनन ने मिलाए थे। याद रखिएगा। वर्तमान में राज्यों की कुल संख्या कितनी है? 29वां राज्य कौन बना है? तेलंगाना। वर्तमान में केंद्र शासित राज्यों की कुल संख्या कितनी है? 8। अंतिम केंद्र शासित राज्य कौन बना है? जम्मू कश्मीर।
देखिए, अब हम लोग जब आएंगे इसका आगे की कड़ी में है तो कुछ बातें जान लेना है। तो आज हम लोग राज्य के पुनर्गठन के बारे में बात कर रहे हैं। तो जैसा कि आप लोग बताए हैं, संविधान के जो हमारे अनुच्छेद है 1 से 4 तक राज्यों के पुनर्गठन के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो वही यहां पर आपको डिस्प्ले में दिख रहा है, वही बोला गया है। याद रखिएगा, क्वेश्चन एग्जाम में बार बार, इसके पिछले अभी एग्जाम जो हुआ इस साल जीडी के एग्जाम में भी रिपीट कर दिया है क्वेश्चन यही से। ठीक है, एसएससी में भी रिपीट किया है। क्या बोला गया है? संविधान के भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 में भारत संघ और उसके क्षेत्र के संबंधित प्रावधान का वर्णन है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए, अगर भारत के संघ का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो क्या जवाब देंगे? भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 में वर्णित किया गया है। ठीक है, अब इसमें दूसरा क्वेश्चन आएगा, ये तो आपको बता चुके हैं। सबसे पहले जो हमारा जब बताएंगे आगे, अभी स्टोरी सुन लीजिए तब थोड़ा सा। तो जिस समय हमारा देश का विलय के बात हुआ, तो जब हमारे देश को मिला ली गई तो उसमें भी विवाद हुआ। और उसमें सबसे बड़ा विवाद क्या हुआ कि हम भारत का एक अलग राज्य की मांग उठने लगी। जिस समय हमारा संविधान बना था उस समय बताया गया था राज्यों की कुल संख्या 14 थी और केंद्र शासित प्रदेश की संख्या जो थी 6 बताई गई है। उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो उसी कड़ी में थोड़ा सा आपका अभी हाईलाइट किया गया है। तो उस कड़ी में भारत से मतलब 14 से एक अलग राज्य की मांग उठने लगी। हमारे देश में क्या हुआ, जब स्वतंत्र भारत हो गया तो राज्य बोला कि नहीं, हमें अलग राज्य चाहिए, हम अलग राज्य चाहिए, अलग राज्य चाहिए। तो ये तो टेंशन खड़ा हो गया गवर्नमेंट के सामने। जो उस समय जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, वो सोचे अभी हम मुश्किल से तो सबको मिला रहे हैं, अब फिर बोल रहा हम अलग अलग जाएंगे, तो कितना टेंशन हो गया। तो उस समय क्या हुआ, विवाद का जो कारण हुआ भाषा। जैसे अभी भी मुद्दा है भाषा, भाषा मुद्दा है ना। वो तो बंगाल से पढ़े है, बंगाल हटाओ। परीक्षा झारखंड में आता है, बिहार के लोग आते हैं परीक्षा देने के लिए, बिहारी लोग कब्जा कर लेते हैं, सीधे यही बोलते हैं। काहे बोलते हैं भाई? कि उसमें तो भाषा के आधार पर अब उसको अलग कर दिए। गुजरात को कैसे गुजराती, उसको भाषी आधार पर बांट दिए ना। महाराष्ट्र से मराठी भाषा बोल लेता है, तो मराठी लोग आ गया है, तो अभी बोलते हैं ना। तो मैंने भाषाई के आधार पर अभी भी इसको पहचान दिए हुए हैं। तो वो विवाद उस समय उत्पन्न हुआ। तो कैसे हुआ, क्या हुआ कि बहुत सारे राज्यों ने अपने भाषा के आधार पर अलग राज्य का मांग चालू कर दिया। अब यहां पुनर्गठन मुश्किल से कर रहे हैं और बोलता है कि हमको अलग अलग राज्य आए। तो उसी में सबसे बड़ा विवाद हुआ था भाषा के आधार पर। और ये पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं चाह रहे थे कि हमारा देश का विभाजन जो हो भाषा के आधार पर किया जाए। वो चाहते थे कि भारत एक हो और अखंड हो, इसको विभाजित नहीं किया जा सके। एक बार तो 1947 में अलग तो पाकिस्तान कर ही दिया गया है, और वो दुख दोबारा झेलना नहीं चाहते थे। इसीलिए कि अगर उसकी जो झेल चुके थे एक भारत में, और दूसरी ये घटना यूरोप में घट चुकी थी। क्यों? क्योंकि यूरोप जितना भी खंड में बटा है वो भाषा के आधार पर बटा हुआ है। जो जर्मन भाषा बोलते थे, जर्मनी अलग बन गया। फ्रांस भाषा जो बोलते थे, फ्रांस अलग बन गया। इंग्लिश भाषा जो बोलते थे, इंग्लैंड अलग बन गया। तो यूरोपियन कंट्री का जो विभाजन हुआ है वो भाषा के आधार पर ही बटा है। तो वो चीज भारत के जो उस समय माननीय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, वो उस चीज को झेल चुके थे। वो बोले कि अभी भारत को हम लोगों ने कितनी मुश्किल से आजाद किए, और पुनः इसको अगर हम विभाजित करेंगे भाषा के आधार पर, तो ये पूरी की तरह खंड खंड हो जाएगा, जो वो हमारे देश के लिए उचित नहीं है। क्योंकि हम लोग जानते हैं एकता में ही बल होता है, अलग अलग रहेंगे तो हम लोग नहीं रह सकते हैं। ये बहुत बड़ी विवाद हुई, और उस कड़ी में बहुत सारे आयोग का स्थान किया गया, जिसमें सर्वप्रथम नाम आता है धर आयोग। धर आयोग क्या होता है? उस समय संविधान सभा के जिस समय हमारी व्यवस्था चल रही थी 1952 या 1948 में, जून 1948 ईस्वी में भाषा आधार का जब मांग होने लग गया साउथ में, तो वहां पर बोला गया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक आयोग की स्थापना की, जिस आयोग का नाम था धर आयोग। ठीक है, उस धर आयोग की अध्यक्षता में बताया गया कि क्या भाषा आधार पर उसका देश का विभाजन होना चाहिए। तो जब उन्होंने अपनी रिपोर्ट जारी की तो उन्होंने बोला कि नहीं, भाषा के आधार पर हमारे देश का विभाजन नहीं होना चाहिए,
प्रशासनिक और भौगोलिक दृष्टि से विभाजन होना चाहिए। उन्होंने ये बात रखी। फिर उसके बाद आगे भी कमेटी बनी, 2 कमेटी, उसके आगे की भी चर्चा करेंगे। तो पहले अभी हम लोग बात करेंगे, थोड़ी सी आइडिया लेंगे। क्यों? क्योंकि जैसा कि हम लोग जानते हैं वर्तमान में अभी हम लोग राज्यों की संख्या 28 है। उस 28 राज्य में सर्वप्रथम अलग राज्य बनने वाला कौन सा राज्य था आपका? आंध्र प्रदेश। अगर एग्जाम में आपसे पूछ दिया जाए कि स्वतंत्रता के बाद सबसे पहले अलग राज्य बनने वाला कौन था, तो आंध्र प्रदेश था। ये तमिलनाडु से अलग हुआ था। और ये कब हुआ था? 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी में। ये अफजल अली, आगे बढ़ेंगे, अली आयोग की गठन करने के बाद ये अलग हो गया था। इसकी भी कहानी आपको बताएंगे। तो पहला और दूसरा नाम जरूर याद रखिएगा कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो सर्वप्रथम अलग राज्य बना, वो राज्य का नाम क्या था? आंध्र प्रदेश। और वो कब अलग हुआ था, वो डेट नहीं भूलिएगा, 1 अक्टूबर 1953। और अंतिम वाला जो राज्य अलग बनने वाला था 29वां, वो कौन था? तेलंगाना। और वो कब बना अलग होकर के? बोलो डेट। 14 नवंबर, देखने, सॉरी, 2 जून 2014 में। नवंबर में दूसरा राज्य था आपका, 15 नवंबर झारखंड था। सॉरी, असुविधा के लिए खेद है। तो तेलंगाना जो 29वां राज्य बना, वो कब बना था? 2 जून 2014। तो अगर डेट नहीं याद रहे तो ईस्वी जरूर याद रखिएगा। पहला और अंतिम, पहला कब बना था? 1953। और अंतिम, और झारखंड में, तो झारखंड का जानना जरूरी है। झारखंड स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए 2000 में 3 राज्य अलग हुआ था आपका। एक छत्तीसगढ़ अलग हुआ था, और आपका उत्तर प्रदेश, और एक उत्तराखंड। छत्तीसगढ़ किससे अलग हुआ था? किससे अलग हुआ था? मध्य प्रदेश से अलग हुआ था। उत्तराखंड किससे अलग हुआ था? उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था। और झारखंड किससे अलग हुआ था? बिहार से। तेलंगाना किससे अलग हुआ? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, बताओ। और देखो, ये आंध्र प्रदेश जो था तमिलनाडु से अलग हुआ, तमिल भाषा से। फिर ये महाराष्ट्र और गुजरात जो है ना, ये दोनों पहले बम्बई के नाम से जाना जाता था। ये बम्बई 2 भाग में बट गया। और जब ये 2 भाग में बटा तो एक भाग बना महाराष्ट्र और दूसरा भाग बना गुजरात। नागालैंड जो अलग हुआ, ये आसाम से अलग हुआ, क्योंकि वह नागा भाषा भी बोला जाता है। देखो अभी वहां बहुत झगड़ा होता है नागा लोग का, अभी भी वहां झगड़ा हो चलता है, देखोगे आसामी लोग के साथ। तो आसाम से जो अलग राज्य के जो मांग किया, वो नागालैंड बना। हरियाणा जो राज्य बना, ये आपका पंजाब से अलग हुआ, क्योंकि हिंदी भाषा भाषी राज्य की मांग की थी, पंजाब बना। ठीक, और फिर पंजाब से बना चंडीगढ़, केंद्र शासित राज्य अलग बना। हिमाचल प्रदेश जो था उस समय हमारा, जिस समय संविधान में निर्माण हुआ, 6 केंद्र शासित राज्य थे, उस समय हमारा हिमाचल प्रदेश केंद्र शासित राज्य में था। आगे हम लोग पढ़ेंगे। सिक्किम भी उसी प्रकार था, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, ये जिस समय हमारा देश आजाद हुआ उस समय हमारा अंग था, उसको अंगीकृत किया गया था, राज्य नहीं बना था। ठीक है, तो इस प्रकार इन सभी की कहानी आपको धीरे धीरे अभी पढ़ेंगे। तो पहला और अंतिम याद रहेगा। ठीक है, एग्जाम में पहला और अंतिम जरूर याद रखिएगा। और जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं उस स्टेट को जरूर याद रखिएगा कब अलग हुआ। तो अभी झारखंड में हम लोग बिलोंग करते हैं, तो झारखंड देश का कितनावां राज्य बना था? 28वां राज्य बना था। कितनावां राज्य बना था? 28वां। और ये कब बना था? नवंबर 2000 को, 15 नवंबर 2000 को। तो नहीं याद रहता है? बिरसा मुंडा का जयंती था ना, ठीक, उस दिन छुट्टी मनाते हैं। चलिए इस कड़ी में आगे बढ़ेंगे। अब आइए, अब हम लोग कुछ अनुच्छेद की बात कर लें। तो अनुच्छेद जैसे आपको बताया गया है, 1 से 4 तक भारत और उसके संघ राज्य के गठन की बात की गई है। 1 से 4 तक हमारे संविधान के अनुच्छेद में। हमारे संविधान में वर्तमान में अनुच्छेद की कुल संख्या कितनी है? सबसे अधिक हिस्सा कहां से लिया गया है अनुच्छेद का? 19
भारत शासन अधिनियम 1935 कितना लिया गया है? 250, 60% जो लिया गया है भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। नहीं पढ़े हैं तो YouTube पर एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल एकदम वीडियो चल रहा है अभी, तो उसको पढ़िए। सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है बार बार। तो उस 365 आपका 395 अनुच्छेद में जो प्रथम 4 अनुच्छेद हैं वो भारत के राज्य और संघ का वर्णन किया गया है। तो उस अनुच्छेद प्रथम में क्या बोला गया है देखिए, इंडिया मतलब राज्यों का संघ है। तो पहला ही क्वेश्चन एग्जामिनर दागता यहीं पर है, क्या बोलता है? किस अनुच्छेद में वर्णित है भारत राज्य का संघ है? किस अनुच्छेद में? 1 में। भाग कितना? 1 में। भाग 1 और अनुच्छेद 1 में वर्णन है कि भारत राज्यों का संघ है। 3 क्वेश्चन यहीं से बनता है। तो वही लिखा गया है पूरा, जितना समझा रहे कहानी की, जो लिखना नहीं पड़े आपको। बोला गया है भारत जो है या इंडिया राज्यों का संघ होगा। किस अनुच्छेद में? 1 में बताया गया है। दूसरी बात बताया गया है, राज्य और उसके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में विदिष्ट है। तो पहली अनुसूची में ही तो हम लोग को बताया गया है राज्य और संघ के बारे में। तो जो पहली अनुसूची में जो वर्णित किया गया है वही राज्य और संघ होंगे। तीसरा पॉइंट बताया गया है, भारत के राज्य क्षेत्र में अर्जित किए गए अन्य राज्य क्षेत्र संश्लिष्ट होंगे। मतलब इसका कहने का मतलब, सपोज दैट कि अभी हम लोग पहले बिहार थे, बिहार से जैसे हम लोग कोई भी नया राज्य बनाए, झारखंड बनाए, तो ये भी अनुसूची 1 में ही आएगा, क्योंकि हमारे संविधान में वर्णित है कि राज्य और राज्य के संघ का जो वर्णन होगा वो अनुच्छेद 1 से 4 में ही होगा। चाहे जितना भी राज्य अलग होते जाएगा वो अनुसूची 1 से 4 में होगा, लेकिन चाहे संविधान संशोधन करना क्यों ना पड़े। ठीक है, तो ये 1 में वर्णित राज्य के बारे में बोला गया है अनुसूची में। और अनुच्छेद में, दूसरे अनुच्छेद में देखिए क्या बोला गया है। बोला गया भारत की संसद को विधि द्वारा ऐसे निबंधों और शर्तों पर जो वह ठीक समझे संघ में नए राज्य के प्रवेश और उसकी स्थापना कर सकते हैं। तो मतलब संविधान के अनुच्छेद 2 में बताया गया है ये संसद संविधान द्वारा संशोधन करके अगर उसे आवश्यकता पड़े तो राज्य को खंडित कर सकती है, और अगर विलय करना चाहे तो मिला सकते हैं। जैसे झारखंड को जब बिहार से अलग होने की आवश्यकता पड़ी तो ये बात पहले हमारी संसद में रखी गई, और संसद में विधि द्वारा या संशोधन करके उसे क्या कर दिया, बिहार से अलग कर दिया गया। तो अगर किसी राज्य को अलग करना है तो संसद में विधि या नियम कानून बना करके या संविधान संशोधन करके अलग राज्य बना सकते हैं। तो इसका जो वर्णन किया गया किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 1 में क्या बताया गया? राज्य का संघ। अनुच्छेद 2 में क्या बताया गया कि संसद चाहे तो राज्य को अलग स्थापित कर सकता है या विभाजित कर सकता है। अनुच्छेद 3 में देखिए क्या बताया गया है। बोला गया नए राज्य का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र, सीमा और नामों के परिवर्तन संसद विधि द्वारा कर सकता है। कर सकता है ना। मतलब अभी सपोज करो कि हम लोग का नाम झारखंड है, अब झारखंड राज्य का सपोज करो बिरसा मुंडा राज्य करना चाहे, कर सकते हैं। तो अगर किसी भी राज्य का नाम को परिवर्तन करना चाहे, या सपोज दैट अभी हम लोग का झारखंड का जितनी सीमाएं हैं अगर उन सीमाओं के परिवर्तन करना चाहिए, घटाना बढ़ाना चाहेंगे, तो वो हमारे संविधान के अनुच्छेद 3 में बताया गया है। किसमें बताया गया है? 3। मतलब किसी राज्य का नाम बदलना हो, उसकी सीमाओं को घटाना बढ़ाना हो, तो वो संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है? किसमें? 3 में। एनर्जी में रहिए ना तो घर में एकदम नहीं पढ़ पाइएगा तो आप लोग। अब देखो चौथा अनुच्छेद बताया गया है कि जो हमारे 2 और 3 में है, अगर उसमें किसी प्रकार की सुधार करने की आवश्यकता पड़े तो अनुच्छेद 4 की मदद ले सकता है। वही 4 में क्या बताया गया देखिए,
अनुच्छेद 4 में यह स्पष्ट कर दिया गया है, अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अधीन नए राज्यों की स्थापना, उनका प्रवेश, विद्यमान राज्यों का नाम क्षेत्र और उनकी सीमाओं आदि का परिवर्तन करने के लिए संसद यदि संविधान की पहली और चौथी अनुसूची में कोई बदलाव कर सकती है तो ऐसी विधि में अनुच्छेद 368 अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। मतलब समझो इसके बात को, हमारे संविधान के अनुच्छेद 4 में बताया गया है कि अगर कोई राज्य अलग होना चाहिए या उसके नाम में पुनरावृत्ति करना है तो वो आर्टिकल 368 के बिना भी कर सकता है, साधारण बहुमत पारित करके। अनुच्छेद 368 आर्टिकल ये है कि अगर कोई भी करना है, कोई नया परिवर्तन करना है, राज्य बनाना है तो संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। लेकिन हमारे देश में बहुत सारे ऐसे राज्यों का पुनर्गठन हुआ जो बिना संविधान संशोधन करके जनरल बहुमत से पारित कर दिया गया। वही यहां पर बात बोला गया है कि अगर नए राज्य का गठन करना है या किसी का क्षेत्र बदलना है या नाम परिवर्तित करना है तो वहां आर्टिकल 368 की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो जनरल बहुमत से भी ये काम कर सकते हैं। वो वर्णन हमारे संविधान के अनुच्छेद किसमें बताया गया है? 4 में। कौन सा समझ में आई बात? तो चारों अनुच्छेद याद आ गया होगा। पहला अनुच्छेद क्या बोला गया? भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद दूसरा क्या बताया गया? सांसद जो होता है विधि द्वारा नए राज्य की स्थापना कर सकता है। हाँ, विभाजित। वही अनुच्छेद 3 क्या बताया गया है? अगर चाहे तो राज्य का नया नाम, सीमा क्षेत्र का नाम बढ़ा घटा सकता है, परिवर्तन कर सकता है। अनुच्छेद 4 में मुख्य बताया गया है कि अगर ऊपर के 1 या 3 की आवश्यकता है या अनुच्छेद 2 या 3 की आवश्यकता है तो उसमें आर्टिकल 368 की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो साधारण बहुमत से उसे पारित कर दिया जाएगा। तो मतलब अनुच्छेद 1 से 4 तक राज्य और राज्य के पुनर्गठन के बारे में वर्णन किया गया है। समझ में आया चारों अनुच्छेद? आगे देखो, अब राज्यों का पुनर्गठन जो अभी हम चर्चा कर रहे थे। जब राज्य का पुनर्गठन का मतलब वही था कि जैसा कि अभी आपको बताए थे, जिस समय हमारा देश जो आजाद हुआ था कुछ देशी रियासतें अलग अलग थी, तो देशी रियासतों को फिर मिला लिया गया। मिलाने के बाद कुछ राज्यों में भाषा के आधार पर अलग अलग राज्य की मांग उठ गई। मांग मतलब हम झारखंडी बोलते हैं, हमको झारखंड अलग करो। हम बिहार बोलते, मैथिली बोलते हैं, हमको बिहार अलग करो। गुजराती वाला बोलता है कि नहीं हम गुजरात अलग होंगे, हम बंबई के साथ नहीं रहेंगे। तमिल बोलता है कि हम तेलुगु भाषा बोलते हैं, हम नहीं रहेंगे। तो ये भाषा के आधार पर जब हमारे देश में बगावत या विद्रोह माना चालू हो गया तो उसी समय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बोला एक आयोग का गठन किया जाए। तो उस समय भाषा के आधार पर देश का विभाजन के लिए जो आयोग बनाया गया था उस आयोग का नाम था धर आयोग, जिसका पूरा नाम आपका होगा एस.के. धर। एस.के. धर ये जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे, ठीक है। और इसकी जो अध्यक्षता किए थे वो संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अब 27 नवंबर 1947 को ये एक आयोग का गठन किया कि जो हमारे देश में जो भाषा के आधार पर विभाजन की बात उठ रही है, क्या ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने एक समिति को बनाई, उस समिति का नाम है धर आयोग, जिनका पूरा नाम है एस.के. धर। ये अगर कौन थे? वो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। उसकी अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया। तो इसीलिए इसे बोला जाता अध्यक्षता में भाषीय प्रांत आयोग। अगर धर आयोग नहीं बोला जाएगा तो इसका दूसरा नाम है भाषीय प्रांत आयोग, जो बोला जाता है इंग्लिश में लिंग्विस्टिक प्रोविनेंस कमीशन बनाया गया। तो इन्होंने अपनी जब रिपोर्ट दी तो इन्होंने बोला ये सर गवर्नमेंट को कि नहीं, हमारे देश का विभाजन भाषा आधार पर नहीं होना चाहिए।
प्रशासनिक आधार पर होना चाहिए। प्रशासनिक मतलब उसका किस प्रकार शासन व्यवस्था चले सुचारू रूप से उस प्रकार होना चाहिए, ना कि भाषा के आधार पर। क्योंकि बोले इस बात को क्यों, क्योंकि हमारे देश की जिस समय संविधान का निर्माण हो रहा था तो जितने भी हमारे सदस्य थे वो बहुत ही अनुभवी थे, वो दूरगामी दृष्टि वाले थे। वो अगर जानते थे कि अगर भाषा के आधार पर हम लोग विभाजन करेंगे तो यूरोप की जो दशा है कहीं हमारे देश की वो दशा ना हो जाए। तो वो बात को अनुभव कर चुके थे, इसीलिए वो ऐसा नहीं चाह रहे थे। तो उन्होंने जब इस रिपोर्ट को पेश किया पंडित जवाहरलाल नेहरू के समक्ष, तो उन्होंने बोला भाषा आधार पर नहीं होना चाहिए, किसके आधार पर होना चाहिए, प्रशासनिक सुधार के आधार पर। वही बोला गया भाषीय आधार पर राज्यों का पुनर्गठन के प्रश्न पर एस के धर आयोग ने अपनी सिफारिश में कहा कि राज्यों का गठन भाषा आधार पर ना होकर प्रशासनिक सुधार के आधार पर होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आपसे एग्जाम में पूछ दिया जाए कि भाषा आधार पर पहले आयोग का गठन किया गया तो उस आयोग का नाम क्या था, धर आयोग, एस के धर पूरा नाम। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा आयोग, जब पहला आयोग आया, ठीक है, तो फिर जब रिपोर्ट नहीं पेश किया गया और जब सरकार ने नहीं माना तो तमिल मतलब साउथ में इसका पूरा विद्रोह चालू हो गया। मतलब पूरा कि नहीं, हमें अलग होना चाहिए, हमें भाषा आधार पर अलग करना चाहिए। तो विवश होकर फिर एक आयोग बनाया गया, उस आयोग का नाम था जेबीपी कमेटी। जेबीपी पूरा नाम है जे फॉर जवाहरलाल नेहरू, पी से वल्लभ भाई पटेल और पी से आपका नाम होगा पट्टाभी सीतारमैया। पट्टाभी सबका पहला नाम है। तो ये तीन व्यक्ति थे, जे फॉर जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई जे फॉर जवाहरलाल नेहरू, वी फॉर वल्लभ सरदार वल्लभ भाई पटेल और तीसरे व्यक्ति का नाम था पट्टाभी सीतारमैया। जब हमारे धर आयोग की बात नहीं स्वीकारी गई तो देश में और साथ में तमिल में बहुत विद्रोह चालू हो गया, जिसके कारण फिर से उन्होंने एक आयोग बनाया गया कि बोला ठीक है, ये आयोग का जो गठन किया गया था अप्रैल 1949 ईस्वी में। ठीक है, तो जब इन्होंने बात रखी तो इस समिति ने भी वही बात कही कि हमारे देश का विभाजन जो होता है भाषा आधार पर नहीं होना चाहिए। जो धर आयोग ने बात कहा वो भी इसी आयोग ने बात कही थी कि हमारे देश का विभाजन भाषा के आधार पर नहीं प्रशासनिक के आधार पर नहीं हो जाए। तो जब फिर गवर्नमेंट ने बात नहीं मानी तो इसमें जो अनशन करते हैं ना भूख हड़ताल, तो इसी में से एक जो हड़ताल पर बैठे हुए थे एक व्यक्ति का नाम था, उस व्यक्ति का नाम था श्री रामा अल्लू, जो कांग्रेसी दल के थे। तो हाँ, तो ये नाम था पोट्टी श्री रामल्लू। जब धारणा प्रदर्शन करने गए तो जैसे भूख हड़ताल पर बैठ जाते हैं, सबसे देश आजादी का महात्मा गांधी का फॉलो भूख हड़ताल पर बैठो, तो ये भूख हड़ताल पर बैठे तो इसकी मृत्यु हो गई भूख हड़ताल के समय में। भूख हड़ताल कितना दिन इनका हड़ताल चला था, 56 दिन तक भूख हड़ताल किए थे, नहीं माने तो इनकी मृत्यु हो गई। अब जब कोई मान लो भूख हड़ताल करते करते मृत्यु हो जाएगा तो देश में और बगावत हो जाएगा। अब ये भूख हड़ताल के कारण इस व्यक्ति की मृत्यु हो गई तो पूरा देश में पूरा अशांति फैल गया। तो मजबूरन विवश होकर के इसको मद्रास से तेलुगु भाषी क्षेत्र को अलग कर दिया गया इसी समय। और वो अलग कब हुआ था आपका 1953 में बताए थे अलग राज्य जो बना था हमारा। फिर अभी देखो तो ये विवश हो गए कि नहीं अलग राज्य की तो मांग, देखिए यही बोला गया जो 56 दिन के भूख हड़ताल के बाद पोट्टी श्रीरामल्लू जो कांग्रेस का निधन हो गया, जिसके बाद अक्टूबर 1953 ईस्वी को सरकार को मजबूरन होकर भाषा आधार पर एक राज्य देना पड़ा। और उसमें क्या था, मद्रास से तेलुगु भाषी क्षेत्र को अलग कर दिया गया। तेलुगु मतलब तमिलनाडु बन गया, तो मद्रास से तेलुगु भाषी जो अलग किया यही व्यक्ति का योगदान था। ना ये मरता ना अलग होता ना विद्रोह फैलता। तो भूख हड़ताल आप लोग बैठ जाएगा मनाने के लिए, मानते हैं ना घर में, नहीं मेरा ये चीज, मेरा नया फोन आया हुआ है, नया इस बार नहीं मिलेगा, हम 4 दिन तक भूखले रहेंगे। मजबूरन से मम्मी पापा को, अरे कितना दिन तक बेटा भूखल रहेगा, बेटा से बढ़ के फोन में है, चलो लो जाओ खरीद लो। कुछ मनाना रहता है तो पहला ऑप्शन ही ना रहता है आज नहीं खाना खाएंगे, खाना से क्या दुश्मनी। जैसे घर में नहीं 2 दिन नहीं, घर में नहीं खाना खाएगा, बाहर में चाट उट मार के फिर रुक जाएगा फिर घर में कहाँ बात है, बहुत भूख बड़ा हुआ है।
तब धीरे धीरे तब घर में आ गया, अरे वो बाहर में तो खा के आ रहा है इसीलिए 3 दिन तक, ये 56 दिन तक भूखे रह पाइएगा? 3 दिन में तो सलाइन चलने लग जाएगा 2 दिन में। तो सोचिए कितना पेशेंस रहता था उस जमाना में। तो अगर इस व्यक्ति का कभी कभी पूछेगा, इस व्यक्ति का नाम याद रखिएगा, श्री क्या पोट्टी श्रीरामुलु, यही इसका योगदान है। अगर ये व्यक्ति नहीं मरता ना आपका तमिलनाडु बनता, ये मरा, तमिलनाडु को अलग करना पड़ गया मजबूरन देश को, क्योंकि विद्रोह ज्यादा हो गया। तो वो अक्टूबर 1953 को भारत को क्या हो गया, मद्रास से इसको अलग कर दिया गया, तमिलनाडु पहला राज्य बना। नाम याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए, अब देखो बोलता नहीं कि आग में घी डालना, एक तो क्या हो रहा था, सब देश में बगावत उठ भी किया। अब क्या हुआ, तब देशवासी और राज्य था, बोला अरे देखो ऐसे किया, भूख हड़ताल अलगे हो गया, तो हम लोग काहे पीछे रहेंगे। तब बोलता है बंबई वाला, अच्छा हम लोग भी वही फॉलो करेंगे। तो फिर क्या हुआ, जब ये अलग हुआ तमिलनाडु, तो बंबई वाला काहे पीछे रहता, वहां भी 2 भाषा भाषी था, ठीक, जहां पर एक गुजराती भाषा भाषी बोला जाता था और एक मराठी भाषा भाषी बोला जाता था। इसलिए बंबई को जो बोला था संयुक्त रूप से गुजरात और महाराष्ट्र का कंबाइन नाम है, बॉम्बे बोला जाता था, क्योंकि बॉम्बे से अलग हुआ गुजरात और एक हुआ महाराष्ट्र, मराठी और गुजराती। तो फिर गुजराती लोग भी मांग करने लगा कि वो तमिल होके अलग कर लिया, हम लोग भी अनशन करेंगे, तो आगे चल के उसको भी अलग कर देना पड़ा भाषा आधार पर। तो धीरे धीरे करके हमारा देश भाषा आधार पर बंटता गया। तो आगे उसका प्रोसेस समझेंगे। तो वही बोला गया जब मद्रास को, कि मद्रास से कौन अलग हुआ, तमिलनाडु अलग हुआ। कब अलग हुआ, डेट पूछेगा आपसे, अक्टूबर 1953 में अलग हुआ। और किस कारण अलग हुआ, श्री रामुलु के कारण। और कौन आयोग के साथ सिफारिश किया था, जेवीपी समिति, ठीक है। उसके पश्चात देखो, इसके पश्चात मद्रास प्रांत के बचे हुए क्षेत्र को तमिल भाषी राज्य के रूप में रखा गया और सन 1969 ईस्वी में इसका नाम बदल दिया गया। किस नाम में कर दिया गया, तमिलनाडु। ये कहानी समझ में आएगी इसकी बात। अब इसके बाद एक और आयोग है, उसको जान लीजिए। इस आयोग का नाम है फजल अली आयोग। फजल अली आयोग, इस आयोग ने क्या कहा था, ध्यान से सुनिए। इस आयोग ने जब अक्टूबर 1993 ईस्वी में नए आंध्र प्रदेश राज्य को भाषी आधार पर बांट दिया गया, तो भाषी राज्यों के पुनर्गठन की मांग और तेज हो गया। वही जो स्टोरी बताए अभी कि भाषी आधार पर जब एक अलग हुआ तो बोला दूसरा कहा है, हम पीछे रहेंगे, हम भी अलग होंगे, और उठ गया। तो अब और सर दर्द हुआ, तो एक तो मरा किसी तरीका से, तो हम मना लिए, अब सब इसी तरह होगा तो कैसे अलग होगा। तो उन्होंने फिर एक आयोग बनाया, उस आयोग का नाम था फजल अली आयोग। याद रखिए, कौन सा आयोग, फजल अली आयोग का गठन किया गया, जिसके पश्चात सरकार ने दिसंबर 1993 ईस्वी में फजल आयोग की अध्यक्षता में 3 सदस्य बनाया गया। इन सदस्य में जिसका नाम भी कहीं कहीं आपका लोअर एग्जाम में नहीं, लेकिन ऊपर के एग्जाम में बैठेंगे तो पूछेगा, जिसके 2 सदस्य थे। एक सदस्य का नाम था के.एम. पणिकर और दूसरे का नाम था H.N. कुंजूर। 2 व्यक्ति का नाम, मतलब फजल अली के साथ 2 और व्यक्ति थी, 3 सदस्य, एक फजल अली, दूसरा के.एम. पणिकर और तीसरा H.N. कुंजूर। ये 3 लोगों का सदस्य बनाया गया कि सब देश तो भाषा के आधार पर आता है। तब इन्होंने अपनी सिफारिश दिया कि राज्य को इस तरह अगर भाषा आधार पर बांटना ही है, तो इन्होंने अपनी सिफारिश में पेश किया कि देश के लिए 16 नए राज्य होने चाहिए और उनके 3 नए केंद्र शासित होने चाहिए। तो फजल अली ने ही सर्वप्रथम जो देश अखंड था, इसको उन्होंने अपनी रिपोर्ट में किया कि इस तरह की जो भाषा आधार पर देश का विभाजन ना करके इसे आप कितने भाग में बांट दीजिए, 16 नए राज्य में और 3 नए संघ शासित में। तो सर्वप्रथम अगर बोला जाए एग्जाम में कि किस आयोग ने भारत को राज्य में विभाजित किया था, तो उस आयोग का नाम क्या बोलेंगे आप, फजल अली आयोग। फजल अली आयोग ने सर्वप्रथम भारत सरकार को रिपोर्ट दी कि भारत को 16 राज्यों में और 3 नए संघ शासित प्रदेश में विभाजित कर दीजिए, जिससे ये बगावत रुक जाए। तो सरकार ने इसकी बात को कुछ स्वीकारा, कुछ नहीं स्वीकारा। क्या नहीं स्वीकारा, देखिए फजल अली आयोग ने जब सरकार के सामने रखा, तो 1956 आयोग में जो फजल अली आयोग की रिपोर्ट के अनुसार 14 नए राज्य बनाए गए और आपका 6 नए केंद्र शासित प्रदेश बने।
उन्होंने 16-3 की मांग की थी। तो जो भारत सरकार ने उनकी सिफारिशों में कुछ सुधार करते हुए जहां पर 16 था तो कितना राज्य में बांट दिया, 14 नए राज्य और 6 केंद्र शासित या संघ शासित राज्य। तो सर्वप्रथम जो होता है हमारे देश का राज्यों में जो विभाजन हुआ वो कितना में हुआ, 14 नए राज्य थे और आपका 6 संघ राज्य बने थे। और 14 नए राज्य और 6 का नाम यहां देखिए। जिस समय हमारा देश स्वतंत्र हुआ 1956 में, स्वतंत्रता के बाद जो 14 नए राज्य बने थे, उस राज्य का नाम देखिए। पहला आसाम, बोलते जाइए, बिहार, बॉम्बे, जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरल, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान और आंध्र प्रदेश। ये हमारे जिस समय स्वतंत्रता के बाद प्रथम ये 14 राज्य नहीं थे। और 6 केंद्र शासित जो राज्य बने थे, देखिए कौन कौन सा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, अंडमान निकोबार, और ये सब लक्षद्वीप का ही ग्रुप है, जिसे लक्काद्वीप, मिनिकॉय, अमीनी द्वीप समूह है। ये बाद में लक्षद्वीप में एकत्रित हो जाते हैं। तो जिस समय संविधान के बाद हमारे देश जो था 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश में बटा था। क्लास बहुत लंबा होगा तो आज यहीं तक रोकते हैं, इसके बाद कल आगे पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।